हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस भाई। आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्योंकि एसएससी का एग्जाम आ रहा है, कौन सा, एमटीएस का। तो इसके लिए हम आपके लिए 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं। भाई 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब इस 50 क्वेश्चन में आप देखते जाओ क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे वो पीवाईक्यू पूछे गए हैं जो इतने पूछे गए हैं, इतने पूछे गए हैं, इतने पूछे गए हैं कि पूछ पूछ के दिमाग खराब कर दिया है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इन्होंने पूछा है, पहले क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध का गणराज्य कौन सा था। गणराज्य की बात कर रहे हैं, मतलब उनके क्लैन की बात कर रहे हैं, तो शाक्य इसका आंसर होने वाला है। अच्छा, गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट कौन सी जगह पे मिली थी? उसका आंसर होगा बिहार। बिहार में उन्हें मिली थी, कहां पे? बोध गया में। कहां पे? बोध गया। और कौन सी ट्री के नीचे मिली थी? वो था पीपल का पेड़। कौन सा? पीपल का पेड़ था, जिसको बोधि ट्री के भी नाम से जाना जाता है, बोधि ट्री। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बिहार और बोधि ट्री। चलो यार, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल। भाई ये कौन से उसमें आता है? तो ये आता है राइट टू फ्रीडम में। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल के अंदर आता है? भाई राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड में। भाई थर्ड क्वेश्चन कहता है, कौन सा नॉट एन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का टाइप नहीं है डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या गैब्रो। इसका आंसर होने वाला है डोलोमाइट। डोलोमाइट है जो इग्नियस रॉक का टाइप नहीं है, बाकी तीनों इग्नियस रॉक के टाइप हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? इसके अलावा हमारे पास होने वाला है भाई डायराइट, ये भी इग्नियस रॉक का टाइप है, या फिर प्यूमाइस, ये भी इग्नियस रॉक का टाइप है। ये दोनों भी इग्नियस रॉक के टाइप हैं, इन तीनों के अलावा जो पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? वो है विटामिन डी। क्या ये सिर्फ कैल्शियम ही एब्जॉर्ब करता है? नहीं, ये कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम तो करता ही है, मैग्नीशियम भी करता है और फॉस्फेट भी करता है। तो अगर कैल्शियम के अलावा ये दोनों लिख के आ जाए तब भी आंसर हमारा विटामिन डी ही होने वाला है। अभी देखो कितनी एक्स्ट्रा चीजें भी लाए हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित नहीं है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। सन की जो बाहरी परत है उसे हम कोरोना कहते हैं। अब सन की 6 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है सन की? 6 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर है? देखो, सबसे पहली का जो नाम होने वाला है वो है कोर। आपको पता है सबसे अंदर सबके कोर होता है, चाहे वो अर्थ की बात कर लो, चाहे वो सन की बात कर लो। जो उससे बाहर वाली है वो होती है आपकी रेडिएटिव जोन। उसे हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। थर्ड होने वाला है आपका, जो रेडिएटिव के बाहर होती है वो होती है कन्वेक्शन जोन। वो क्या होता है? कन्वेक्शन जोन। फोर्थ जो है कन्वेक्शन के जो बाहर होती है वो उसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर। बढ़िया नाम है ना फोटोस्फेयर, ऐसा जब फोटो वोटो खिंचवाने की जगह। अब देखो, फोटोस्फेयर के जो बाहर होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। जो लिखा हुआ है ना क्रोमोस्फेयर, ये क्रोमोस्फेयर। और अभी हमने पढ़ा सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? कोरोना। जैसे कोरोना वायरस आया था वही वाला कोरोना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ नजर डालते हैं। भाई सिक्स इन्होंने बोला है, साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। अब पेडो जैसे सॉइल है, सॉइल में आप क्या लगाते हो? ट्री लगाते हो, और ट्री को ही आप हिंदी में कहते हो पेड़। तो पेड़ से पेडोलॉजी। ठीक है भाई, याद हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पोमोलॉजी क्या होता है? भाई पोमोलॉजी होती है आपकी द साइंस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग। जो आपका फल होता है ना, जो फल बढ़ता है, तो साइंस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, उसको हम कहते हैं पोमोलॉजी। और पेडागोजी, पेडागोजी आपकी टीचिंग से रिलेटेड होती है। ये किससे रिलेटेड होती है? टीचिंग से। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन कहता है कि लाफिंग गैस को किस नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस को जो दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको केमिकल नाम से जाना जाता है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है इसका आंसर?
नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला होता है N2O। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो N2O एक और चीज आपको याद रखने वाली है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आगे बढ़ते हैं यार। देखो भाई, आठवां क्वेश्चन कहता है कि जो कलमकारी पेंटिंग है वो किससे रिलेटेड है, क्या रेफर क्या करती है, वो करती है हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। जो आपके दक्षिण भारत में हैंड पेंटिंग, जो कॉटन मतलब जो टेक्सटाइल्स जैसे आपके कपड़े जो बनते हैं ना, उस पे हाथ से पेंट किया जाता है, किसमें, दक्षिण भारत की तरफ, उसको हम कलमकारी बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में यही है इसका मतलब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। आपका नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि भाई एरियाज मेक द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ये है सर्विस सेक्टर का। इस बार भी जो रिपोर्ट आई है आपकी 2024 की, उसमें भी ये पता चला है कि जितने भी सर्विस वाले लोग हैं ना, जो इनकम टैक्स भरते हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमारा जो इंडिया कलेक्ट करता है वहीं से करता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें, जीएसटी से भी बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स तो हमें पता ही है। इसके अलावा आपकी सेल्स टैक्स जो होते हैं, यहाँ से भी बहुत पैसा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके मोस्ट जो सबसे ज्यादा अर्निंग सोर्स है ना हमारे इंडिया के लिए, जो रेवेन्यू ऑफ इंडिया जनरेट करते हैं। रेवेन्यू किसका? इंडिया का। कौन कौन सी जगह है? इनकम टैक्स, जीएसटी या सेल्स टैक्स। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, मेन तीन है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भाई 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच होने वाला है जावा। ठीक है, जैसे मर जावा मिट जावा वाला जावा। इसके अलावा आप बताओ कि भाई पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का, सब कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है। कमेंट करके जरूर बताना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ नजर मारते हैं। आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन। भाई जब भी स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट से ही रिलेटेड होगा, मतलब स्टेट ये रहा। तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके अंदर क्या आता है? वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। अच्छा, जिसको भी ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है ना, हमारी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज देखो। वो हम टॉप 10 जीके जीएस लाए हैं, लेकिन वो सिर्फ टॉप 10 पे मत जाना उनके, कि सिर्फ 10 ही करा रहे हैं। उसके बारे में एडिशनल चीजें इतनी बता दी गई है ना, कि उस एक क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन निकल के बाहर आएंगे। तो इसलिए वो जाके देखो जिसको डिटेल में चीजें जाननी है। जिसको नहीं जाननी है तो आप सही जगह आए हो। 50 क्वेश्चन करो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो भाई आगे देखते हैं। अच्छा, डीपीएसपी कौन सी कंट्री से लिया गया? ये लिया गया है आयरलैंड से। ये आयरलैंड से लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 12th क्वेश्चन की तरफ नजर मारते भी। भाई आपका 12th क्वेश्चन कहता है कि लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहा जाता है। चलो भाई, अब इसके अलावा अच्छा, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा की जगह अगर फ्लीस लिखा आ जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर पगोड़ा ना हो, फ्लीस हो, तो ऑस्ट्रेलिया, और पगोड़ा है तो म्यांमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ नजर डालते हैं। 13th क्वेश्चन कहता है निमोनिया। निमोनिया मेनली जो होता है वो बच्चों को होता है। आपने देखा होगा बच्चों को ठंड लग जाती है ना, बचपन में निमोनिया हो जाता है। तो वैसे तो इतनी ज्यादा कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज सही टाइम पे ना हो तो मौत भी हो सकती है। तो इसलिए इसका इलाज सही टाइम पे करा ले। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, किस बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड बाय टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होता है? कोची। कोची बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ नजर मारते हैं एक बार। हाँ, 14th क्वेश्चन कहता है कि 1873 में फर्स्ट फोटोग्राफ नर्व टिश्यू की स्टेन्ड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक किसने करी थी? कौन था उस बंदे का नाम बता दो जिसने पब्लिश करी थी फर्स्ट फोटोग्राफ नर्व टिश्यू की, जो स्टेन्ड किससे थी? ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से। वो थे कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी बिल्कुल वही इंसान है जिन्होंने गोल्जी बॉडी भी डिस्कवर किया था। गोल्जी बॉडी, ये भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ नजर मारते भाई। 15th होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे ऑफ इंडियन लूनर मंथ। इंडियन लूनर मंथ कौन सा है? वो है कार्तिक। आपने इंडिया के महीने सुने होंगे, ठीक है, जिसमें कार्तिक आता है, आषाढ़ आता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंडियन लूनर मंथ है।
इसमें जो गुरु नानक देव जी का जब बर्थ हुआ था वो कार्तिक महीने में हुआ था। गुरु नानक देव जी हमारे फर्स्ट सिख थे, फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ नजर मारते हैं। इन्होंने बोला है कि जो यक्षगण एक फोक डांस है, ये कौन से राज्य का है? यक्षगण कर्नाटका का है। कहाँ का है? कर्नाटका का। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं साथ साथ आंसर बता रहा हूँ, तो यूट्यूब में ना एक पॉज का बटन आता है, उस बटन को पॉज करो, आंसर करो। सही हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो जान लो कि सही आंसर क्या है। ठीक है, यक्षगणा एक फोक डांस है, कहाँ का? कर्नाटका का। अच्छा मुझे बताओ, क्या कर्नाटका का क्या और भी कोई और फोक डांस है जो बहुत फेमस है? बिल्कुल भाई, एक है डोलू कुनीता। क्या है? डोलू कुनीता। ये भी किसका है? ये भी कर्नाटका का ही फोक डांस है। यक्षगणा तो हमने पता ही है, और एक डोलू कुनीता भी कहाँ का है? कर्नाटका का ही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ नजर मारते हैं यार। भाई ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतर गांव ये कौन से स्टेट में है? भीतर गांव की बात हो रही है, और भीतर गांव अगर जिसको पता है कि ये है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी जान लेगा कि ब्रिक टेम्पल भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। अब ये इतना फेमस क्यों है? भाई ये ओल्डेस्ट रिमेनिंग टेराकोटा हिंदू टेम्पल है। क्या है? टेराकोटा का टेम्पल है, TERA, टेराकोटा का टेम्पल है, और बहुत पुराना टेम्पल है। कौन सा? ओल्डेस्ट। इसलिए फेमस है, इसलिए इसको पूछा जाता है कि ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह है टेम्पल ऑफ टेराकोटा, जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल? बंगाल में कौन सी मूवमेंट फाउंड की गई थी? वो था रामाकृष्ण मिशन। ये बंगाल में फाउंड किया गया था। किसने किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेक आनंद, इन्होंने किया था रामकृष्ण मिशन फाउंड। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1897 में। ठीक है, 1897 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ नजर मारते हैं इसी के साथ। भाई 19th क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी को सांगपो भी बोला जाता है? सांगपो इंडिया में नहीं, बाहर बोला जाता है, लेकिन कौन सी नदी को बोला जाता है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये सांगपो रिवर बोला जाता है कहाँ? चाइना वाले रीजन में बोला जाता है। ठीक है, अगर इंडिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है हमारी कौन सी? गंगा नदी। अगर इंडिया की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, ठीक है, तो वो गंगा बात होगी, ब्रह्मपुत्र नहीं होगी। ब्रह्मपुत्र गंगा से लंबी है, लेकिन अगर इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में गंगा ही है। अब एक चीज हो रहा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा जहां पे मिलते हैं, जहां पे ऐड होते हैं, उस जगह को उस नदी को आगे बोला जाता है मेघना। कहां पे ऐड होते हैं? ये बांग्लादेश में होते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र गंगा जहां मिलती है, बाद में मेघना बनती है, और मेघना बांग्लादेश में बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 नजर मारते हैं। भाई 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि नाइल रिवर की डेस्टिनेशन, जहां पे वो पानी गिर जाता है, ठीक है, वो कौन सी जगह है? वो है मेडिटेरेनियन सी, जहां पे नाइल रिवर अपना सारा पानी छोड़ देती है। कहाँ छोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी पे छोड़ती है नाइल रिवर अपना सारा पानी। अब इससे ऐसे एम, एम के बाद क्या आता है? एन। एम से मेडिटेरेनियन सी, और एन से नाइल रिवर, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, एम एन। अच्छा, अब नाइल रिवर है कहाँ पे? नाइल रिवर है आपकी अफ्रीका में। कहाँ पे? ये अफ्रीका में है आपकी नाइल रिवर। चलो यार क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ नजर मारते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मराठास इन द डकेन वॉज कॉल्ड, डेक्कन मतलब साउथ, वॉज कॉल्ड, क्या बोला जाता था उसको? देखो 25% की बात हो रही है, तो 25% 100 का कितना होता है? फोर्थ पार्ट होता है। इसको काटोगे तो 25 ही आएगा, तो फोर्थ पार्ट मतलब चौथ। सिंपल सी बात है, 100 का एक चौथाई मतलब चौथ, तो इसलिए इसको 25% को क्या बोला गया है? चौथ बोला गया है। बस इतनी सिंपल सी बात थी यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गैर डांस इज परफॉर्म्ड बाय डैश कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। भाई गैर डांस कौन सी कम्युनिटी करती है? भील कम्युनिटी करती है। किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की भील कम्युनिटी करती है गैर डांस। इसी के साथ आप कमेंट करके बता दो कि राजस्थान की कैपिटल क्या है। राजस्थान की कैपिटल क्या है, ये सब आप कमेंट करके बताना। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एस्किमोस किससे रिलेटेड है अगर ज्योग्राफिकल रीजन की बात करी जाए। देखो एस्किमोस क्या होते हैं? एस्किमोस वो लोग होते हैं जो इग्लू में रहते हैं।
इग्लू। इग्लू एक वो घर होता है जो बर्फ से बनाया जाता है, आपने देखे होंगे, बहुत बढ़िया घर होता है यार। मेरा तो मन करता है कि ऐसी जगह पे जाके रहूं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे इग्लू बना सके। तो इग्लू वो जगह होती है जो बर्फ से बनी होती है और उसके अंदर वाले लोगों को एस्किमोस बोला जाता है। अब अगर बर्फ से बनने की बात हो रही है तो बर्फ वाली जगह कौन सी होती है? पोलर रीजन होता है। सिंपल सी चीज है। अगर आपको पता है एस्किमोस के बारे में तो आप आंसर भी आराम से पता लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मैग्नस कार्लसन एसोसिएटेड है किससे? गेम से। देखो, मैग्नस कार्लसन उसी गेम से रिलेटेड है जिससे हमारे प्रज्ञनंदा जी, वो भी रिलेटेड है। अभी एक रिसेंटली मैच हुआ था प्रज्ञनंदा और मैग्नस कार्लसन में, जिसमें प्रज्ञनंदा हार गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। और हमारे प्रज्ञनंदा जी बहुत छोटे हैं यार, अभी टीनेज वाली लाइफ ही एंजॉय कर रहे हैं वो अपनी। ठीक है, तो एक चेस से रिलेटेड है। चलो यार, प्रज्ञनंदा जी हमारे बहुत छोटे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तो भाई बहुत बढ़िया बात है हमारे इंडिया के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ नजर डालते हैं। 25th क्वेश्चन कहता है, Which country hosted 1982 edition of the Asian Games? एशियन गेम्स इंडिया ने होस्ट किया था 1982 में, और इंडिया ने ही सबसे पहली बार किया था। वो कब किया था? वो उन्होंने किया था 1951 में। कहाँ पे किया था? ये किया था इन्होंने न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किया था 1951 में। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26th क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है कुछ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो आपके थर्मामीटर्स में भी दिखाते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट की यूनिट होती है। सेल्सियस में वो कहीं 37 डिग्रीज तक आता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 पे नजर मारते हैं। क्या है हमारा 27वां क्वेश्चन? ये कहता है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सिंपल सा आंसर है इसका 18। कितने हैं? 18। बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बायोस्फीयर कितने हैं? 18। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सेम हर साल छप के आता है। इवन इस बार एसएससी सीजीएल का जो हुआ था अभी, जो कौन सा हुआ था अभी एसएससी सीजीएल का, टीयर 1 जो हुआ था अभी, उसमें भी सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि एसएससी सीजीएल में कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सेम क्वेश्चन एज इट इज। तो इसमें 18 याद कर लो, और कुछ याद करने वाला नहीं है। 28 की तरफ नजर मारते हैं 18 याद करके। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई टेम्पल ऑफ खजुराहो कौन सी डायनेस्टी ने बनवाए थे? ये बनवाए थे चंडेला डायनेस्टी। अब चंडेला डायनेस्टी कौन से शासक ने शुरू की थी? वो की थी ननका, NANNUKA, ननु का राजा थे, उन्होंने चंडेला डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना और इनका नाम याद रखना जब भी खजुराहो टेम्पल्स या खजुराहो की बात आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ नजर मारते हैं यार। 29वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस है जो एक्सप्लोजन करती है? कहाँ? कोयले की खदानों में एक्सप्लोजन करती है मीथेन। क्या आंसर है हमारा इसका? मीथेन। मीथेन का जो केमिकल कंपाउंड होता है वो होता है CH4। एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो CH4 ये होता है मीथेन का केमिकल कंपाउंड। गैस जो एक्सप्लोड करती है कोल माइंस में, उसका आंसर है मीथेन। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, 30th क्वेश्चन। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? भाई पिन वैली, ठीक है, पिन पिन वैली जो होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की आपकी कैपिटल होने वाली है देहरादून। क्या होने वाली है? देहरादून। इसी के साथ 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन कहता है कि भाई भवई फोक डांस है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? भवई भाई राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में और कौन कौन से आते हैं? घूमर भी आता है। ठीक है, घूमर के साथ साथ और कौन कौन से आते हैं? कठपुतली भी आता है। कठपुतली ये भी कहाँ आता है? ये भी राजस्थान के ही फोक डांस में आते हैं। तो कठपुतली यार आप सबको पता होगा कठपुतली कैसे होती है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 32nd क्वेश्चन पे आते हुए सीधा देखो भाई, 32nd क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन? ब्लू रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है? देखो, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात होगी तो हमारा आंसर होगा हीरालाल चौधरी। ठीक है, अगर ये याद हो गया तो अब हम जानते हैं। MS स्वामीनाथन है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, वहीं वर्गेसे कुरियन है व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, और सैम पेट्रोडा है टेलीकम्युनिकेशन के फादर, टेलीकम्युनिकेशन, यस। लेकिन ये सारे के सारे इंडिया में आते हैं।
अमूल का हुआ फाउंडर। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये भी कटी हो जाएगा साथ साथ, क्या बीच में बोल रहा था। अमूल का फाउंडर है वर्गीस कुरियन। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है क्या? ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है। ब्लू हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है? ब्लू रिवॉल्यूशन बोला जाता है हीरालाल चौधरी जी को। अब हीरालाल चौधरी अगर आपको याद हो गया तो एम एस स्वामीनाथन नहीं भूलना, क्योंकि ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। वहीं हमारे वर्गीस कुरियन है व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, और सैम पेट्रोडा है टेलीकम्युनिकेशन से। इनको बोला जाता है टेलीकम्युनिकेशन, फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे के सारे इंडिया के ही हैं, मैं बाहर के नहीं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इंडिया के ही हैं। चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात हो, चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन की, चाहे ब्लू रिवॉल्यूशन की, चाहे टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात हो, तो ये चारों के चारों किसी ना किसी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 33rd क्वेश्चन कहता है कि भाई जो फंजाई है वो कहाँ ग्रो हो सकती है? क्या वो ब्रेड पे हो सकती है, क्या वो अचार पे हो सकती है, क्या वो चमड़े पे हो सकती है, क्या वो कपड़े पे हो सकती है? ये चारों पे ही हो सकती है भाई, ये कहीं भी ग्रो हो सकती है। तो इसका आंसर होने वाला है 1 2 3 4। 1 2 का 4 और 4 2 का 1। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं भाई। 34th क्वेश्चन क्या कहता है? 34th क्वेश्चन कहता है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है? भाई इनमें से रावत भाटा भी है, नरौरा भी है और कलापक्कम भी है। तो इसका आंसर होने वाला है रामागुंडम। हमारा आंसर क्या है इसका? रामागुंडम। ये कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। अच्छा, सबसे पहला पावर स्टेशन कौन सा था? फर्स्ट पावर स्टेशन की अगर बात हो तो इसका आंसर है तारापुर। क्या है? तारापुर। फर्स्ट पावर स्टेशन की बात हो तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तारापुर। चलो यार आगे बढ़ते हैं, 35th क्वेश्चन पे आते हैं। 35th क्वेश्चन कहता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में स्टार्ट। ये किसने किया था? ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब फेलियर हो गया था किसका? क्रिप्स मिशन का। कौन से? क्रिप्स मिशन का फेल हो गया था जब। क्रिप्स मिशन, यार मिशन आना है यहाँ पे। क्रिप्स मिशन क्या हो गया था? फेल हो गया था। तब हम शुरू कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट, और किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था 1942 में। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, 36 क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। 36वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने क्या बिल्ड किया है? कौन सा टेंपल बिल्ड किया है? तो इन्होंने कैलाश टेंपल बिल्ड किया है। किसने? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कौन सा टेंपल बिल्ड किया है? कैलाश टेंपल बिल्ड किया है। चलो यार कैलाश टेंपल याद हो गया तो 37 क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। 37th क्वेश्चन कहता है कि स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स या फिर मोसेस, जैसे जो ग्रो करते हैं मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, इस स्टडी को क्या बोला जाता है? इसको ब्रायोलॉजी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? ब्रायोफाइट्स। इसलिए इस स्टडी को ब्रायोलॉजी बोला जाता है। चलो यार 38th क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। 38th क्वेश्चन कहता है कि भाई नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद कौन था? ये थे सिराज उद्दौला, जहां से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहां पे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेड कर रहे थे। चलो यार आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं एक बार, कि पैरट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पैरट ऑफ इंडिया की जब भी बात होती है तो हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इतनी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोलने वाली बात नहीं है। पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 40 हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। 40th क्वेश्चन कहता है कि जो नवन्ना फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? भाई नवन्ना फेस्टिवल मनाया जाता है बांग्लादेश में। अब ये क्यों पूछेगा? ये इसलिए पूछेगा क्योंकि बांग्लादेश आजकल बड़ा सुर्खियों में चल रहा है, तो वो उससे रिलेटेड चीजें पूछ सकता है। इसी प्रकार से बांग्लादेश की कैपिटल बता दो मुझे, क्या है बांग्लादेश की कैपिटल? क्या है? सभी कमेंट करके जरूर बताना। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भाई 41वां क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शाह 2 को
कहाँ भेजा था? बहादुर शाह 2 को भेज दिया था कहाँ? रंगून भेज दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। कौन से साल में भेजा था? 1857 में भेजा था। अच्छा, रंगून से ना एक गाना याद आ रहा है, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तो ये रंगून जो है ना, ये पहले म्यांमार में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? म्यांमार में, जिसको बर्मा भी बोला जाता था पहले। अब 1857 पे आते हैं। 1857 में क्यों भेजा? क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स को थोड़ा खतरा हो गया था कि भाई हमारे साथ हमारी जो सरकार है, जो सत्ता है, वो जा सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा। इसलिए इन्होंने जितने भी लीडर्स थे सबको दूर भेजना शुरू कर दिया था। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 42वें की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन हमें कहता है कि जो छुटका एटॉमिक पावर प्लांट है, जो छोटू सा एटॉमिक पावर प्लांट है, वो कहाँ रिलेटेड है? ये छोटा सा छुटका जो है ना, ये मध्य प्रदेश में रिलेटेड है। अब छुटका से हमने जाना था पहले तारापुर के बारे में, जो हमारा सबसे पहला पावर स्टेशन था। ये कहाँ रिलेटेड था? ये कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नेशनलाइज हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ ही था, मतलब 1949 में। जैसे ही आपका देश आजाद हुआ, उन्होंने 1-2 साल के अंदर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं, आरबीआई को नेशनलाइज करके। भाई 44th क्वेश्चन कहता है जो काफुली है, ये किसी स्टेट की कुजीन है। कुजीन मतलब खाने की चीज है। ठीक है यार, खाने की चीजों की बातें मत किया करो। तो खाने की चीज कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की कैपिटल होने वाली है देहरादून। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं काफुली खाते हुए को 45th क्वेश्चन पे, सॉरी 45वें क्वेश्चन पे आ गए हम। कौन सा ओल्डेस्ट लिविंग ट्री है अर्थ पर अभी तक सबसे पुराना? कौन सी स्पीशीज है? वो है ब्रिसल कॉर्न पाइन्स। कौन सी है? ब्रिसल कॉर्न पाइन। सबसे पुरानी ट्रीज है, हम सबसे पुरानी स्पीशीज है अर्थ पे अभी तक की। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भाई 46वां क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट माउंटेन भूटान में कौन सा है? भूटान में हाईएस्ट माउंटेन है गंगखर युनसम। गंगखर युनसम। इसी हिसाब से इंडिया में बताओ कौन सा है? सभी कमेंट करके बताओ कि इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। जब तक आप बता रहे हो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मार लेते हैं। भाई 47th क्वेश्चन देखो, कमेंट कर दिया है तो इन्होंने बोला है कि जो पिचोला लेक है कहाँ लोकेटेड है? भाई पिचोला लेक आपकी है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में एक और चीज है यार, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो थोड़ा पानी में नहीं है। तो एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे जानना है। मैं थोड़ा भूल गया हूँ, दिमाग से निकल गया कि वो कौन सी जगह है जो थोड़ी पानी में ऐसे तैर रही होती है। एक जगह बना रखी है राजस्थान में। मुझे कमेंट करके आप सभी बताना यार कौन सी जगह है वो। हम इतना क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। भाई 48वां क्वेश्चन कहता है कि फंगस से होने वाली बीमारी कौन सी है? ये है रिंगवॉर्म। टीवी पे भी कितने ऐड आते होते कि भाई ये लगा लो रिंगवॉर्म ठीक करने के लिए, ये लगा लो रिंगवॉर्म ठीक करने के लिए। तो रिंगवॉर्म से बचना है तो एक ही तरीका है कि हाइजेनिक रहो, अपने आप को साफ रखो, आपको रिंगवॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है, अपना के देखना। मुझे भी नहीं हुआ है आज तक। तो अगर आप साफ सुथरे रहोगे तो आपको रिंगवॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो फंगस से क्या होता है? रिंगवॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ नजर मार लेते हैं। 49 क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है ओसीडी की। ओसीडी की फुल फॉर्म होने वाली है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होने वाली है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, एक छोटा सा डिसऑर्डर होता है जहां पे लोग बस चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और बड़ी साफ सफाई देखते हैं। भाई अब हम आ चुके हैं आपके 50वें क्वेश्चन की तरफ। तो भाई जो यहां तक आ चुके हैं ना, सबसे पहले तो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां तक पहुंच गए भाई, बहुत बड़ी बात है। जो भी 50वें तक आ चुके हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अब 50वें क्वेश्चन का भी आंसर बता दो और आपकी आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे, किसकी बात कर रहा है? इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये पूछ रहा है क्यों? क्योंकि इसको आप करंट अफेयर्स में भी कह सकते हो। अभी अभी आया था। कब आया था? 29 जुलाई है हमारे इसका आंसर। इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। भाई मेरी तरफ से सभी को थैंक यू, आप यहां तक बैठे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम और सीरीज लाने वाले हैं 50 क्वेश्चन की ही, तो बने रहना। जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई सभी। और अगर किसी को डिटेल में चीजें जाननी है तो वो हमारी जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज देखे जाके, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं। कौन से?
टॉप 10 कराए, लेकिन 10 से कंफ्यूज मत होना, इसमें हमने एडिशनल इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि एक ही क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन और बन जाएंगे। तो भाई वो जाके देखो जिसको डिटेल में चीजें जाननी है, और जिसको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ आओ, करते रहो। और भी बहुत सारी ऐसी हम वीडियोस लाने वाले हैं, 50 क्या 100 क्वेश्चन की भी लाएंगे, बस आप लोग बने रहो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को मेरा थैंक यू और आपका दिन मंगलमय हो।